सुस्त राम बने चुस्त राम। चंदन नगर में एक युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। नाम था सुस्त राम। वह रात को राजमहल में पहरेदारी का काम किया करता था। उसकी मां उसके आलसीपन से बेहद परेशान थी। अरे ओ निकम्मे, उठ, काम पर नहीं जाना है क्या? क्यों खटिया सिर पर उठा रखी अम्मा? अभी अभी तो सोया था मैं। क्या कहा? अरे मुए, शाम होने वाली है और कहता है कि अभी सोया था। ठहर कमबख्त, अभी खबर लेती हूं तेरी। इस कड़ाके की सर्दी में नहला दिया। किटकिट किटकिट किट। अब उठता भी है? लाऊं एक और मटका पानी? उठता हूं मेरी अम्मा। भगवान ऐसी सठियाई माँ किसी को ना दे। उफ, भगवान ऐसा आलसी बेटा किसी को ना दे। और फिर वह तैयार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। देर हो गई है, कहीं महाराज नाराज ना हो। चुपचाप जाकर पहरे पर तैनात हो जाऊं, किसी को मेरे देर से आने की कानो कान खबर ना होगी। ठहरो, आए। ये किस उल्लू ने ठोक दिया? ओ महाराज, आप प्रणाम महाराज। ठीक है। सुस्तराम, हमें खबर मिली है कि तुम रोज इसी तरह देर से आते हो। क्या बताऊं महाराज, इस कड़कड़ाती ठंड में लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। उन्हें बेचकर लौटते लौटते देर हो जाती है। लेकिन क्या हमारी दी हुई तनख्वाह से तुम्हारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता? काश हो सकता, मगर क्या बताऊं महाराज, 4 छोटे भाइयों का अकेला ही सहारा हूं। फिर कुछ पल सोचने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अपने काम पर जाओ। कल हम तुमसे इस विषय में बात करेंगे। बहुत अच्छा महाराज। बेचारा कितना मेहनत करता है। नहीं महाराज, मुझे तो अव्वल दर्जे का झूठा और मक्कार दिखाई देता है। और महाराज, मैंने तो सुना है ये आलसी भी पक्का है। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास महामंत्री जी? जी प्रमाण तो नहीं है, मगर मैंने आज राज कर्मचारियों से अक्सर ही ऐसा सुना है। ठीक है महामंत्री जी, आज रात हम इसी बात का पता लगाएंगे कि महल में नौकरी के समय कौन कौन काम चोरी कर रहा है, और काम चोरी को सजा देने का काम आपका होगा। मेहनती कर्मचारियों को इनाम हम खुद देंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। उसी रात महल के दरवाजे पर, साथियों, सारा शहर सो चुका है। अब हमें भी थोड़ी बहुत कमर सीधी कर लेनी चाहिए। हाँ, मगर आज रात महल और हम सब की पहरेदारी की बारी किसकी है? सुस्तराम की। मम्मा मेरी, मगर मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा सुस्तराम, मुझ पर रहम करो भाइयों। सिर्फ आज कोई मेरे बदले पहरा दे दो। मैं तो नहीं दूंगा, मैं भी नहीं। जिद मत करो सुस्तराम। और फिर सप्ताह में एक बार तो हम में से एक को जागना ही पड़ता है। तुम्हारी जगह कौन काम करेगा? तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं ही पहरा दिए देता हूं। अब बनी ना बात। हम अंदर वाली कोठरी में सोने जा रहे हैं। अगर कोई खतरा दिखे तो कोयल की आवाज। हाँ याद है। और जब आधी रात को राजा कुंवर सिंह महामंत्री के साथ गश्त पर निकले। कमाल है महामंत्री जी, आज कोई पहरे पर ही नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद चकित हूं महाराज, ना जाने सब कहां चले गए। कुछ और आगे बढ़ने पर तो इस तरह होती है महल की पहरेदारी। कुकू कुकू। अरे ये आवाज कैसी? आइए आवाज की दिशा में चलकर देखें। पर पहले इस कोठरी पर सांकल चढ़ा दो ताकि ये कमबख्त भाग ना सके। जो आ गया। हाँ अब ठीक है, चलो। कुकू कुकू। अरे यह तो सुस्तराम है। कुकू कुकू। क्या हो रहा है? ओ महामंत्री जी, आप पर सारे पहरेदार कमबख्त कहां मर गए? उन सबको काम चोरी के आरोप में कैद कर दिया गया है। क्या? पर तुम कोयल की आवाज क्यों निकाल रहे थे सुस्तराम? उन पहरेदारों को यहाँ बुलाने के लिए महाराज। क्या मतलब? महाराज, कुछ देर पहले मैंने उधर झाड़ियों की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा था। शायद वह कोई चोर या जासूस रहा होगा। क्या चोर जासूस? जी हाँ महाराज, यह देखकर मैंने सभी पहरेदारों को कोयल की आवाज में संकेत देकर खतरे के प्रति सजग कर देना चाहा। पर वह संदिग्ध व्यक्ति अब कहाँ है? शायद हमारी आवाजें सुनकर भाग खड़ा हुआ होगा, इसलिए तो कोयल की आवाज में। मगर वे सब पहरेदार आखिर कर क्या रहे थे? सब के सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, पहरे पर सो रहे थे। ओ, तो अब समझ में आया कि मेरे संकेत देने पर भी कोई आया क्यों नहीं। देखा महामंत्री, आपका आलसी और कामचोरी नमक हलाल निकला और बाकी सब नमक हराम। वाह रे प्रभु, आज तो बचा ली तूने एक सच्ची आलसी की डूबती नैया। हमारा आदेश है कि उन सबको तुरंत ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। कल सुस्तराम को हम खुद पुरस्कृत करेंगे। वाह, पर बेचारे मेरे साथी। जो आ गया। अगले दिन सुस्तराम से हम बेहद प्रसन्न हैं। आप ही बताइए महामंत्री जी कि उसे किस तरह से पुरस्कृत किया जाए। उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। अधिक बड़ा पुरस्कार उसके हित में ना होगा। इसका कारण, रात को पकड़े गए पहरेदारों का कहना है कि सुस्तराम भी कल उन लोगों के साथ शामिल था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सुस्तराम आलसी, कामचोर और साथ ही अव्वल दर्जे का झूठा भी है।
जी हाँ महाराज, कल किस्मत से वह भले ही बच गया था, पर मुझे यकीन है कि वह भी उन पहरेदारों के साथ मिला हुआ है। कुछ भी हो महामंत्री जी, कल काम चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए पहरेदारों में वो शामिल नहीं था। हाँ, भविष्य में हम उस पर नजर रखेंगे। जैसे आपकी इच्छा। पर एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। कहिए। एक आलसी का भाग्य कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप पूरा राज्य ही क्यों ना उसे इनाम स्वरूप दे दें। क्यों ना लगे हाथों आपकी इस बात की भी जांच कर ली जाए। मैं समझा नहीं महाराज। समय आने पर हम आपको खुलकर समझाएंगे। फिलहाल केवल इतना जान ले कि हमारे इनाम देने के इस नए ढंग से जहां सुस्तराम की सच्चाई प्रकट होगी, वहीं आपकी आलसी के भाग्य वाली बात भी पुष्टि हो जाएगी। जैसा आप उचित समझे। रात को अपने शयन कक्ष में उसके साथ ही मेरी परीक्षा भी घड़ी है। ना जाने मुझे कितना नुकसान उठाना पड़े, पर अब कहा है तो करना ही पड़ेगा। मगर किस तरह? हाँ, याद आया। बाबरपुर का प्रधान अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ा परेशान है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन भोर होने से पहले ही राजा ने सुस्तराम को वहां बुलवा भेजा। तुम यह पत्र लेकर तुरंत बाबरपुर के प्रधान के पास चले जाओ। क्या अभी जाना है महाराज? बिल्कुल। और सुनो, यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं राह स्वर्ग के लिए रख लो। जो आ गया महाराज। मेरी शर्त देखकर प्रधान अपनी लड़की की शादी अवश्य ही सुस्तराम से कर देगा। मर गए इस कड़कड़ाती ठंड में, वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी कुल्फी ना जम जाए। परंतु नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसी आरामदेह नौकरी और कहाँ मिलेगी जहां केवल मुफ्त की तनख्वाह लिए जाओ। हे प्रभु, आज सही सलामत घर पहुंचा देना। पर क्यों ना मैं यह काम अपने मित्र पुरतराम को सौंप दूं। पुरतराम मेरा जिगरी दोस्त है, मना नहीं करेगा। उसके बाद आराम से गरम गरम बिस्तर पर चैन की नींद। वाह! कौन? मैं हूं भाई सुस्तराम, दरवाजा खोलो। अभी खोलता हूं भाई। कहो सुस्तराम, आज एकाएक इस समय कैसे आना हुआ? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की अत्यंत आवश्यकता है। अंदर आओ और पूरी बात बताओ। सुस्तराम ने हकीकत बयान कर दी। फिर नाक से कोड़कर बोला, क्या राजा को कोई और नौकर इस काम के लिए नहीं दिखाई नहीं दिया, जो मुझे ही बलि का बकरा बना दिया? काम से जी मत चुराओ सुस्तराम, वरना निठल्लेपन की आदत पड़ जाएगी। तुम राजा के नौकर हो, तुम्हें राजा के हुक्म का पालन करना ही पड़ेगा। मैं यहां तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं, क्योंकि तुम्हारी मदद लेने आया हूं। पहले बताओ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त है कि नहीं? हो तो सही। तो फिर मेरा काम तुम कर दो, और ये खर्च के लिए स्वर्ण मुद्राएं भी तुम ही रख लो। दोस्त होने के नाते तुम्हारे काम मैं कर तो दूं, मगर याद रखो, अपने इसी आलसपन के लिए तुम एक दिन जरूर पछताओगे। बस बस, उपदेश मत दो। लो ये चिट्ठी और फौरन रवाना हो जाओ। ठीक है, तुम नहीं बांधते तो लाओ। अब घर चलकर आराम करता हूं, शाम होते ही महल में उपस्थित हो जाऊंगा। मगर राजा को क्या जवाब दूंगा? कर दूंगा कोई बहाना। उधर यह पत्र आपके लिए महाराज ने भिजवाया है। खोल कर देखूं क्या लिखा है इसमें। ओह प्रधान जी, आपके पास एक अत्यंत गरीब व्यक्ति भेज रहा हूं, किंतु अगर आप इसकी शादी अपनी बेटी से कर दे तो मैं इसे अपना आधा राज्य देकर इसकी दरिद्रता दूर कर दूंगा। राजा कुंवर सिंह। वाह, युवक तो सुंदर और बलिष्ठ है। फिर जब राजा आधा राज्य देने को तैयार है तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे शादी मंजूर है। आओ युवक, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। शादी? शायद महाराज ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लो ये पत्र पढ़ो। पत्र पढ़ते ही वह गंभीर संकट में पड़ गया। उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वह नहीं हूं जो ये समझ रहे हैं। मुझे प्रधान जी को सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए। यह सोचकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अरे बेटा, बातें बाद में होती रहेंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लो। सेवको, तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और तुरंत विवाह की तैयारियां करो। जो आ गया हुजूर। और सुनो, हमारे दामाद के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आओ। अभी लाया मालिक। मगर मेरी बात तो। घबराओ नहीं बेटा, जी भर कर खाओ। अब इन्हें ले जाओ और सुगंधित पानी में नहलाने के बाद सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर सीधे विवाह मंडप पर ले आओ, जैसे आपकी आज्ञा। मगर किसी अगर मगर का समय नहीं, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर चट मंगनी और पट ब्याह। बेचारा पुस्तराम अपनी बात कहने के लिए बहुत मचला। अंत में उसे भगवान की इच्छा मानकर खामोश होना पड़ा। और शादी की रस्म पूरी होते ही फुर्तराम डोली लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर राजा कुंवर सिंह। अब तक सुस्तराम की काफी आवभगत हो चुकी होगी, शायद शादी भी हो चुकी होगी। अब जब वह अपनी दुल्हन के साथ आएगा तो उसे आधा राज्य देकर मैं उसकी किस्मत को बिल्कुल पलटकर महामंत्री की बात झूठी साबित कर दूंगा। लेकिन रात होते ही उसका भ्रम टूट गया। अरे, तुम तो बहुत शीर की वापस लौट आए। क्यों, मेरी चिट्ठी पहुंचा दिया है? दुहाई महाराज, कल यहीं से निकलते वक्त मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार पड़ गया, इसलिए खुद नहीं जा सका। क्या कहते हो? फिर वो चिट्ठी कहाँ है? कोई बहुत जरूरी चिट्ठी समझकर मैंने उसे अपने एक अभिन्न मित्र के साथ भिजवा दिया है। ओह,
मैं तो इसकी किस्मत पलटना चाहता था, किंतु इस कमबख्त ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब तो लौटने पर उसे ही आधा राज्य देना होगा, वरना प्रधान के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। शायद महामंत्री ठीक ही कहते थे। इस कमबख्त ने उनके सामने मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। महामंत्री की बात गलत साबित करके ही रहूंगा। तुम बीमार पड़ गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष? बल्कि तुम्हारे हमारे काम को अधूरा नहीं छोड़ा। खैर, अभी तुम जाओ और सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। वाह, इसे कहते आम के आम और गुठलियों के दाम। सुबह महाराज, मेरा इनाम। ये लो। ढोलक? हाँ, यही तुम्हारा पुरस्कार है, मगर इसे बजाना मत। मैं इससे पाकर धन्य हुआ महाराज। ढोलक लेकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। ढोलक का रहस्य जानकर वह फूला नहीं समाएगा। इतने बड़े राजा होकर इनाम में एक ढोलक दी। इससे अच्छा तो मैं ही रहा, जिसने एक खत पहुंचाने के बदले अपने मित्र को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। चलो, और कुछ नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिली। आज सारा दिन चैन से लंबी तान कर सोऊंगा। किंतु हमारे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज्यादा नहीं तो 100-200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देते। दिया क्या, एक ढोलक। रास्ते में हरिया बनिया सुस्तराम को देखकर, क्या बात है भैया सुस्तराम, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं हरिया भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल के राजे महाराजा भी कैसे कैसे घटिया इनाम देने लगे हैं। क्या हुआ भाई सुस्तराम, पूरी बात बताओ। वह था गांव का बनिया हरिया। हरिया को पूरी बात बताने के बाद सुस्तराम ने कहा, यह भी कोई इनाम में देने की चीज है भला? एक राजा इतनी सस्ती ढोलक इनाम में नहीं दे सकता। जरूर इस ढोलक में कुछ भेद होना चाहिए। मुझे ढोलक इससे हथिया लेनी चाहिए। और मन में निश्चय कर वो मक्कारी भरे स्वर में बोला, वाकई भाई, तो अगर तुम चाहो सुस्तराम, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस ढोलक को तुम मुझे बेच दो, पूरे 5 रुपए दूंगा। तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया हरिया। यह ढोलक ले जाकर माँ को दिखाता तो क्या कहती वह? तो फिर सौदा पक्का, यह लो 5 रुपए, और यह ढोलक अब तुम्हारी हुई। वाह, यह बनिया तो मेरा मूर्ख निकला, जो उस बेकार सी ढोलक के लिए 5 रुपए दे गया। 5 रुपए देखकर माँ खुश हो जाएगी। उधर बनिया जब अपने घर पहुंचा, यह क्या कबाड़ उठा लाए हो जी? भगवान, ये कबाड़ नहीं है, इसे मैंने पूरे 5 रुपए देकर खरीदा है, समझी? हे भगवान, 5 रुपए की इतनी बड़ी रकम में यह सड़े अंडे सा ढोलक? मैं लुट गई। इतने में तो मेरी एक साड़ी आ जाती। और फिर मुझे नहीं रखना इसे घर में, भाड़ में गई तुम्हारी यह ढोलक। अरे क्या करती हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। ढोलक के जमीन से टकराते ही धड़ाम। देखा भगवान, हमारे दिन फिर गए। अब इस धन से तुम साड़ियों की पूरी दुकान खरीद लोगी। ही, आप कितने अच्छे हैं जी। उधर जब फुस्तराम के घर के सामने से गुजरा, यह फुरतराम के घर के सामने भीड़ कैसी, चलकर मालूम करूं। यह सब क्या है दोस्त? तुम्हारी बेवकूफ़ी और आलसीपन का नतीजा। मैं कुछ समझा नहीं। यह खत पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे। पत्र पढ़ने के बाद सुस्तराम ने अपना सिर पीट लिया। उफ, कितना मूर्ख हूं मैं। काश ये चिट्ठी लेकर मैं ही प्रधान के पास जाता तो फुरतराम की जगह यह सहरा मेरे सिर पर बनता और आधा राज्य में मिलता। हम, मेरा दुर्भाग्य। सुस्तराम, काम चोरी का यही फल होता है। घर आए भाग्य को तुमने ठोकर मार दी। अब फिर से जाकर पहरेदारी करो। सहसा सुस्तराम को कुछ याद आया। ओ, कहीं इनाम की उस ढोलक में भी कोई भेद तो नहीं? इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी ढोलक, मुझे बनिए से वो ढोलक वापस ले लेनी चाहिए। अब क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, अब मैं चलता हूं। और सुस्तराम भागा भागा बनिए के पास पहुंचा। हरिया, ओ हरिया। कौन है बे? हरिया भाई, वह ढोलक मुझे वापस कर दो, ये रहे तुम्हारे 5 रुपए। क्या? अरे कौन सी ढोलक, कैसे 5 रुपए? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, निकलो यहां से। कोई सिरफिरा लगता है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो जी। मगर मेरी ढोलक। अबे फुट यहां से, और आज के बाद फिर कभी यहां नजर आए तो टांगे तोड़वा दूंगा। बेचारा सुस्तराम उदास मन से सड़क से उठकर घर की ओर चल पड़ा। फिर शाम को जब राजा कुंवर ने उसे पहरे पर देखा, यह क्या, इसे अब मेरी नौकरी करने की क्या जरूरत है? लगता है इसने अभी तक ढोलक का भेद मालूम नहीं किया। जानने की गरज ने उन्हें सुस्तराम से पूछा, अरे सुस्तराम, क्या तुमने हमारी ढोलक बजाई नहीं? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कल रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने वो ढोलक बेच दी। क्या बेच दी? कितने की? 5 रुपए में महाराज। यह तुमने क्या किया मूर्ख? उस ढोलक में मैंने तुम्हारे लिए हीरे मोती रखे थे। मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा करें। ओ, अब समझ में आया कि बनिए ने मुझे दुत्कार कर क्यों भगा दिया। उफ, यह कमबख्त हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगले ही पल, तुम यही रुको, मैं भी आता हूं। जो आ गया महाराज। जरूर राजा जी आज फिर किसी ना किसी बहाने मुझे धन देंगे। इस बार मैं किसी किस्म की बेवकूफ़ी या कामचोरी नहीं करूंगा, और जैसा राजा जी हुक्म देंगे वैसा ही करूंगा। लो, यह पत्र ले जाकर सेनापति जी को दे दो। जो आ गया। सेनापति की लड़की तो प्रधान की लड़की से भी सुंदर है, और आधा राज्य भी शायद महाराज मुझे दे दे लगता है।
राजा जी अब बुढ़ापे में तीर्थ स्थलों की यात्रा को जाना चाहते हैं। खैर मुझे क्या। सेनापति के पास पहुंचकर सुस्तराम ने पत्र उन्हें पकड़ा दिया। इधर पूरा पत्र पढ़ते ही क्रोधित हो सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस मूर्ख निकम्मे को। क्या? मगर मेरा जुर्म तो बताइए सेनापति जी। लो पढ़ो ये पत्र, सब कुछ जान जाओगे। उसने पत्र पढ़ा तो उसके देवता कूच कर गए। यह व्यक्ति बेहद कामचोर एवं आलसी है, इसे पकड़कर तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। देख क्या रहे हो, लगा दो हथकड़ी और डाल दो इसे कारागृह में। नहीं, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और अब यहां भुगतो अपने आलसीपन की सजा। उफ, मैंने कितना आलस्य क्यों दिखाया। उधर आधे राज्य के मालिक फुरतराम ने जब ये खबर सुनी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसे उसकी मूर्खताओं की ठीक ही सजा मिली। नहीं, राजा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे चलकर उन्हें समझाना चाहिए। आखिर उसी मित्र की बदौलत मुझे यश और सम्मान मिला है। और फुरतराम तुरंत एक हाथी पर सवार होकर राजा कुंवर सिंह के महल की ओर चल पड़ा। शीरगी, महाराज फुरतराम जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बाइज्जत यहाँ ले आओ। कहो फुरतराम, कैसे आना हुआ? मैं आपसे सुस्तराम के बारे में बात करने आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम भी मत लो मेरे सामने। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मैं जान गया हूं कि वह उसकी किस्मत में ही नहीं है। राजा ने ढोलक वाली घटना भी फुरतराम को बताई। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। दोष उसकी किस्मत या भाग्य का नहीं, बल्कि उसके आलसीपन और मूर्खता का है। यह सच नहीं है। मैंने कई बार उसका भाग्य बदलना चाहा, किंतु वह उसके भाग्य में है ही नहीं। मैं उसे जो देना चाहता था उसके लिए यही सजा उपयुक्त है। आप इस समय क्रोध में महाराज, और क्रोध में तो देवता तक अपने होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए महाराज। भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वह भागा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि वह अगर अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। अगर इस बीच तुम्हें बात सिद्ध कर सको तो तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा, वरना। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? आपको सुस्तराम को तुरंत आजाद करना होगा। ठीक है। राजा के आदेश पर सुस्तराम को आजाद कर दिया गया। फुरतराम उसे लेकर महल की ओर से रवाना हो गया। देखा तुमने, यह सब तुम्हारे आलसीपन का नतीजा था। किंतु अभी समय, अगर चाहो तो तुम्हारा भाग्य अभी बदल सकता है। मुझे और शर्मिंदा मत करो मित्र। कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं सुस्ती नहीं दिखाऊंगा। फिर दिन गुजरते गए। एक दिन, महाराज खबर मिली है कि शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। ओह, युद्ध की तैयारियों में जुट जाओ। जाने कब हमें उनके आक्रमण का सामना करना पड़ जाए और फुरतराम को जो भी इस खतरे से आगाह कर दिया जाए। आशा के विपरीत दुश्मन ने एकदम और अचानक ही हमला कर दिया। दुश्मन आगे बढ़ता ही चला जा रहा है महाराज। यह तो वाकई बुरी खबर है। आप निश्चिंत रहे महाराज, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। युद्ध के मैदान में, उफ, हाय मरा, ई आ, वाह कितना बहादुर नौजवान है। पर यह है कौन? थोड़ी देर में दुश्मन सेना के पांव उखड़ गए। बचने ना पाए, अब मुकाबला करना मुश्किल है, भागो। अगले दिन फुरतराम राजा कुंवर सिंह से मिला। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं महाराज, जाने कब वह फिर से आक्रमण कर दे। हम समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो फुरतराम? इस समय दुश्मन बौखलाया हुआ होगा। अगर हम उस पर अचानक आक्रमण कर दे तो अवश्य जीत हमारी होगी। मगर हमारे सेनापति जी तो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। सैनिकों का मार्गदर्शन कौन करेगा? इसका उपाय तो मैंने सोच लिया महाराज, आप निश्चित रहिए, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, पर होशियारी से। आप बेफिक्र रहिए महाराज। शीरगी, एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सैनिक काफिला रुक गया। देखो, हमारे गुप्तचरों के अनुसार इस नदी के उस पार ही दुश्मनों ने डेरा डाल रखा है। सावधानी से हमें उस तरफ उन पर हमला करना है। हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है। फिर दुश्मन हमारी ओर से बेखबर है। आक्रमण होश! और फिर दुश्मन। इससे पहले कि कोई संभल पाता, शीरगी, खबरदार, जरा भी हिले तो गर्दन कलम कर दूंगा। दुश्मन राजा को बंदी बना लिया गया। हमारी विजय हुई। राजा कुंवर सिंह के महल में, बधाई हो महाराज, हमारी जीत हुई है। क्या सच? पर यह हुआ कैसे? मेरे एक बहादुर वियोगी सैनिक के कारण, जो जीत का सेहरा बांध बस अब राजधानी पहुंचने ही वाला है। ओह, हम उससे जरूर मिलना चाहेंगे। अवश्य महाराज। शाम को भरे दरबार में, यह वही सैनिक है महाराज? अरे, यह तो वही है। प्रणाम महाराज, हम तुम्हारी बहादुरी अपनी आंखों से देख चुके हैं युवक, पर तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? क्षमा कीजिए महाराज, इसे ऐसा करने का हुक्म मैंने ही दिया था। तुमने? मगर क्यों? इसका उत्तर आपको अभी मिल जाएगा, पहले इसकी सूरत देख लीजिए। जैसे उसने नकाब खोला, सुस्तराम? जी महाराज। महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी है। कल तक जिसे आप मूर्ख, जाहिल, आलसी व अभाभागा कहते थे, आज उसी के कारण ही हमारी शानदार फतह हुई है। हाँ, इसका तो भाग्य बदल दिया तुमने, और तुम तो छुपे रुस्तम निकले सुस्तराम।
यह सब आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है महाराज। दरअसल मुझे एक नई राह तो आप ही ने दिखाई है, अन्यथा पहले मैं था ही क्या। तभी फुरतनाम ने घोषणा की, और इसी खुशी के मौके पर मैं अपने हिस्से का राज्य, जिसका कि वास्तव में सुस्तराम ही मालिक है, सुस्तराम को ही सौंपता हूं। हम तुम्हारे इस फैसले का स्वागत करते हैं फुरतराम। वाह महाराज कुंवर सिंह जिंदाबाद, सुस्तराम जिंदाबाद। और फिर राजा कुंवर सिंह ने सुस्तराम को आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसकी शादी सचमुच ही सेनापति की अत्यंत रूपवती बेटी से धूमधाम से करा दी। समाप्त। दोस्तों एक ये बहुत पुरानी कॉमिक है एंड मुझे जब मैं पहली बार पढ़ रहा था बहुत मज़ा आया था, तो मैंने सोचा था इसे आप लोगों को भी सुनाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ेदार है, मोटिवेशनल है, सीखने को भी मिलता है। और भी ऐसी कहानियाँ आगे भी लाता रहूँगा। प्लीज़ आपको अगर पसंद आ रहा है मेरा काम, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ी मदद कर दीजिए और चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा। जल्दी फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।